Good morning, class. Myself, Ritesh Krishna Shrivastava, and I'm an assistant professor from BBD University, and I belong to School of Management. I'm here to record the classes and session for the subject, which is Advanced Financial Management, which is currently running in odd semester examination. This course module is divided in four units, and each unit will consist of around 8 sessions. The course is of 4 credit, and you need to qualify this subject by obtaining a minimum of 4 credit from theory examination. So let's start with this subject, which is advanced financial management. The first unit consists of the different subject line. It consists of a general ethical values in financial management, the stakeholder belongingness from an organization, role of financial advisor, financial strategy formulation. These are the some basic concepts which I'm going to start with this. So let's start with the first topic, which is responsibility towards stakeholder. I'm running a presentation to explain. This will explain you a better clearance about this. So let's. I'm basically share a screen with you, a presentation. So let's start with this. One second. This is the introduction page which I have already given to you. The course subject is Advanced Financial Management, which is of 4 credit and 60 marks of the external examination. It is my general information. If you have any query, you can revert me on Ritesh Krishna Shri @bbdu.ac.in. So the first topic, which is management role and responsibility towards a stakeholder. Let's start with this topic. For explaining this concept, I've taken the case of Yazaki Group. Yazaki Group is what I'll explain you with the presentation. सबसे पहले तो हम लोग यही चीज़ समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या है, स्टेक होल्डर का बेसिकली मतलब क्या है और उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है. बेसिकली स्टेक होल्डर कोई भी एक ऐसा सेपरेट एंटिटी हो सकती है या मे बी पॉसिबल उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हुई एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसके खुद के इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंपनी के डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट हो. फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, मे बी पॉसिबल उसको अपने वर्क का रेनमरेशन मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, वीकली मिल रहा है, मे बी पॉसिबल डेली बेसिस पे मिल रहा है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस एम्प्लॉय की चीज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी. सबसे पहली चीज़ तो ये आती है जॉब सिक्योरिटी, वो कितने दिन तक की उस जॉब को सस्टेन रख पाएगा. ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप में डील करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट आता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है या प्रॉफिट इंक्रीमेंट होता है या मे बी पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, तो एम्प्लॉय का इस पर क्या इफेक्ट आएगा. या मे बी पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी देना बंद कर दिया है या उसके ऊपर फर्दर कोई ड्यूटी इम्पोज कर दी है या उनके प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्शन जोन में डाला हुआ है, तो वहाँ के एम्प्लॉय उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या उनकी फर्दर ग्रोथ इससे अटैच्ड है कि नहीं है,
ठीक है। तो एम्प्लॉय बेसिकली क्या है, एक सुपर सेट के फॉर्म में वर्क करेगा, और यहाँ पे जो सुपर सेट है वो बेसिकली क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, और एम्प्लॉय उसका एक छोटा सा सबसेट है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी इम्पैक्ट होगा, चाहे वो ग्रो कर रहा है या डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, ठीक है, या उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ या सेल्स में कुछ डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट में भी पॉसिबल एम्प्लॉय पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक स्टेक होल्डर हो गया। इसी तरह हमारे पास कई तरह के स्टेक होल्डर हैं। कुछ प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, और कुछ एक है जो टेम्परेरी बेसिस पे आते हैं, और मे बी पॉसिबल उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेजरली हमारे पास जो स्टेक होल्डर होंगे उनमें हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है। वैल्यू चेन एडिशन में कुछ होंगे, एग्जांपल के तौर पे हम सप्लायर कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अगर वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, तो जाहिर सी बात है उसको रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी। Or if he requires a larger amount of raw material quantity, then the supplier will also get benefited from that, it will increase their business also. तो इसी तरह हमारे लिए क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ भी आ जाती है कि हमारा सप्लायर का ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सारे हमारे लिए कुछ एक स्टेक होल्डर हैं जो कंपनी के साथ कोलाबोरेशन में काम करेंगे, और उनकी जो ग्रोथ रेट है या उनका जो वैल्यू क्रिएशन है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो ये स्टेक होल्डर भी रिलेटिवली ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। इस चीज़ को समझने के लिए बेसिकली बहुत छोटा सा कंसाइज टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ को प्रॉपर समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने एक याजाकी ग्रुप का एक एग्जांपल ले रखा हुआ है। ये एक जापानीज कंपनी है जो बेसिकली क्या काम करती है, ये हाउस अप्लायंसेस में जैसे एयर कंडीशनिंग की सर्विसेज है या इलेक्ट्रिकल वायर है, इसमें भी डील करती है। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे वायर हार्नेसेस हैं या कार के कुछ सिक्योरिटी कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग याजाकी कॉरपोरेशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर की इसकी डीलिंग है वो थोड़ी सी बेहतर है, तो हम लोग को इस मिनी केस से ये सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा, ठीक है। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, याजाकी कॉरपोरेशन एक ऑटोमोटिव कंपनी है, जो 41 में 1941 में स्टैब्लिश हुई थी, जापानीज कंपनी है, ठीक है। और इसका एक ही गोल है कि ये सोसाइटी के लिए वर्क करेगा, ठीक है। और साथ में ये इन्वायरमेंटल के लिए भी काम करते हैं, इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन करना है सोसाइटी, और इन्वायरमेंट की तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डील करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस केस का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जैसा मैं बता रहा था याज़ाकी किस किस में डील करता है, तो याज़ाकी हमारे लिए ऑटोमोबाइल और कार के लिए वायर हार्नेसेस बनाते हैं, स्पीडोमीटर्स हैं, अलग अलग तरह के मीटर्स हैं, चार्जिंग कनेक्टर हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, व्हीकल के सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, घर के लिए हमारे लिए एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है, सोलर इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल वायर है, गैस इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डील करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल क्लीनिंग है, वेस्टेजेस का रीयूजेबल है, ठीक है, एग्री बिजनेसेस पे है, पेपर रिसाइकलिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी ये डील करते हैं, यानी ये यहाँ पे भी सोसाइटी के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी ये वर्क कर रहे हैं, जो आज की डेट में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसको गवर्नमेंट भी इन्फोर्स करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोसाइटी को या इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा अपना वैल्यू क्रिएशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है कि याज़ाकी हमारे पास एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अराउंड 45 कंट्री में है, और यहाँ पर अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, एशिया है, ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया में इनकी ज़्यादा अप्रोच अच्छी है, जापान में तो ऑफ कोर्स रहेगी रहेगी। तो ये सारे कुछ हमारे पास कुछ एक मैप में बेसिकली शो करा हुआ है कि इनकी रीचेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, ये इनके प्रोडक्ट या इनकी सर्विसेज से कौन कौन कहाँ कहाँ पर बेनिफिटेड
हो रहा है। ठीक है, ये इनका ग्लोबल नेटवर्क शो करा हुआ है। कुछ ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनका बिज़नेस है, ठीक है? यहाँ पर आप ज़्यादातर इनिशियली देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया है, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फ़िलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है? ये सारे कुछ कंपनीज़ हैं जो साउथ ईस्ट एशिया को बिलॉन्ग करती हैं। इसके अलावा ब्राज़ील है, ठीक है? लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। कनाडा, कोलंबिया, ठीक है? ये भी हमारे लिए क्या है, नॉर्थ अमेरिकाज़ कुछ कंट्रीज़ हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूरोपियन कंट्री भी हैं, क्रोएशिया, पुर्तगाल, जर्मनी, रशिया, ठीक है? स्कैंडिनेवियन कंट्री भी हैं, ठीक है? स्वीडन है, सर्बिया है, ठीक है? इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी आप देख रहे हैं टर्की है, ठीक है? ये सारे कुछ एक मेजर इकोनॉमी है जहाँ पर ये अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं या इनकी जोग्राफिकल रीचेबिलिटी है। की का जो एक कॉर्पोरेट पॉलिसी, अच्छा सबसे पहले तो हमें यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम तब तक की रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं डिसाइड कर सकते जब तक कि हमारे पास एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ना हो। ठीक है, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म पे जहाँ पर अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनकी ग्रोथ या उनसे जो बिजनेस है वो मेरा एक रिटन फॉर्मेट में या स्मार्ट पॉलिसी में, स्मार्ट क्या होता है अभी हम लोग इसका एब्रिविएशन भी आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो उस चीज़ों पे हमारे लिए ये सारी चीज़ें एक रिजिड फॉर्म में होनी चाहिए। रिजिड एज सच रिजिड नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर भी यहाँ पर अफेक्ट करेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक टारगेट के फॉर्म में लेकर के चलनी होंगी। हमें कुछ कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ बनानी होंगी या कुछ हमारे पास अपने खुद के स्ट्रैटेजीज होंगी। इसके लिए हम लोग मिशन, विजन, रूल्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि याज़ाकी के लिए भी हमारे पास एक कॉर्पोरेट पॉलिसी है, ठीक है? और ये कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या है, ठीक है? ये आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं, सॉरी। अ कॉर्पोरेशन इज़ अ स्टेप विद द वर्ड एंड अ कॉर्पोरेशन नीडेड बाय सोसाइटी, ठीक है? यानी कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये पूरे वर्ड को एज सिंगल रूट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें अपनी बात करते हैं कि हमें उसमें स्टेप फॉरवर्ड होना है और वहाँ पर वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है? और सोसाइटी के लिए भी हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है? At the foundation of all its activity, the Yazaki Group has been striving the contribution of development of a better society. यहाँ सोसाइटी को ये ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है? सोसाइटी के लिए हम लोग भी देखते हैं आजकल सीएसआर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा रन हो रही हैं जहाँ पर हम सोसाइटी यानी जहाँ से हमने चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करा है या लिया है या हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आज की डेट में हम लोग उस पे ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है? ये पुराने टाइम पीरियड की तरह नहीं है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को या एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते जाएँ, टेक करते जाएँ, उनको हार्म पहुँचाएँ। हम लोग में ये चीज़ समझ आई है कुछ लास्ट डिकेड में, ठीक है? कि हम जहाँ से जिस सोसाइटी से चीज़ों को पिक कर रहे हैं, हमें उनको ही रिटर्न बैक करना है, तभी एक हम हेल्दी एनवायरनमेंट या एक हेल्दी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इनका मोटिव यही है, इनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी यही है, ठीक है? और साथ में ये कहते हैं वी विल कंटिन्यू टू फुलफिल आवर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ फोकस ऑन अ फर्दर एंगेजमेंट डायलॉग विद स्टेक होल्डर, ठीक है? तो ये स्टेक होल्डर को जो भी चीज़ें हैं ये कॉमन शेयरिंग गोल पे भी चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और आती है, आप कभी भी चीज़ों को पूरा का पूरा आप सारी की सारी चीज़ें डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल पॉलिसीज़ क्या हैं, आपका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। लेकिन हाँ, ये भी है कि आप ये सारी चीज़ें आप हर एक स्टेक होल्डर से छुपा भी नहीं सकते हो। आपके पास एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए जहाँ पर आप हर चीज़ को जो प्रोमिनेंट बॉडी है आप उसके साथ शेयर करो, वहाँ पे उनकी ओपिनियन लो। टारगेट म्यूचुअली होने चाहिए, ठीक है? यानी जो मे बी पॉसिबल स्टेक होल्डर को आपको अपने साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है, जब तक कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन अचीव करना चाहते हैं, मे बी पॉसिबल आप अपना ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हो कि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में मैं 1000 या 1 लाख यूनिट ज़्यादा सेल करूँगा। अब ज़्यादा सेल करूँगा तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट भी प्रोड्यूस करनी होंगी और ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होंगी तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। लेकिन जब तक कि आप अपने स्टेक होल्डर यानी सप्लायर से कम्युनिकेट नहीं करोगे, उससे कोऑर्डिनेट नहीं करोगे कि आपको कब-कब कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तब तक आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते।
ठीक है? तो आपका जो गोल होगा वही आपके रॉ मटेरियल सप्लायर का भी एक तरह से गोल होगा, ठीक है? आप उसको भी फर्दर आप बताओगे कि मेरा ये इस बार का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मैं ये चीज़ें गेन करना चाह रहा हूँ, ये मेरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो आपको भी इतना रॉ मटेरियल मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा विद इन ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम, विद दिस प्राइस एंड दिस क्वालिटी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है जहाँ पर आप इंडिविजुअल वर्क नहीं कर सकते, आपको जो भी स्टेक होल्डर है उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, गोल्स को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, गोल्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। मे भी पॉसिबल है आज की डेट में आपको एम्प्लॉय को एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्वालिटी पे डिस्कस करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक हेल्दी डायलॉग ज़रूरी है अपने स्टेक होल्डर के साथ जब जब आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए आपके पास सूटेबल मीडियम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ जो स्टेक होल्डर बेसिकली एन नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वही डिस्कस करे हैं, जैसे एम्प्लॉय है, कस्टमर है, बिजनेस पार्टनर है और लोकल कम्युनिटी है, ठीक है। एम्प्लॉय यानी जो वहाँ पर अपने किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इंगेज्ड है, उसके लिए उसको रेनमरेशन मिलता है, ठीक है। एम्प्लॉय का भी अपना एक स्किल है, उस स्किल को इम्प्लांट करके वो कुछ प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर करने में या सर्विस डिलीवर करने में या रेंडर करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे। कस्टमर ऑफ कोर्स आपका स्टेक होल्डर होगा, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर आपके कस्टमर पे ही डिपेंड करेगा। इसी तरह आपके बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर यानी कि आपके जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, हम वो मेरे लिए बिजनेस पार्टनर होंगे। लोकल कम्युनिटी यानी आप सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे लिए एक जो जिससे आप बोरोइंग कर रहे हैं या जो आपको फंड प्रोवाइड करा रहा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो ये भी आपका स्टेक होल्डर है, क्योंकि उस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट भी हमारा स्टेक होल्डर है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं, सोसाइटी में कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर मनी की सप्लाई आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है, आप गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चीज़ों का रोटेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, और साथ में गवर्नमेंट को टैक्सेशन के फॉर्म में कुछ रेवेन्यू भी मिलेगा आपसे, ठीक है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर गवर्नमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, एक मेजर स्टेक होल्डर है, तो ये सारे कुछ एक स्टेक होल्डर हमारे लिए प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है एम्प्लॉय, हम सबसे पहले उससे शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग ने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ रखा हुआ है कि एम्प्लॉय क्या होते हैं, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो हम वहीं से ही पिक करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे पहले तो आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम लोग ने 3 अलग-अलग फॉर्म में क्लासिफाई करा है, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग डील करेंगे जब कभी भी हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और इन्वेस्टमेंट जनरली हमारे पास 2 तरीके से हो सकता है, एक वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और दूसरी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है हमारे पास लॉन्ग टर्म में, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एक बार जब आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी पीपीई परचेज कर लिया, पीपीई से मतलब है यहाँ पे प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, आपने एक बार पीपीई में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको क्या चाहिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बाय द टाइम पीरियड आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, आप चाहो कि आपको तुरंत 1 महीने में या 1 साल में उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो जाए, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर एक एसेट की अपनी एक लाइफ होती है, उस लाइफ में वो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जब कभी भी वो यूटिलाइज होगा, ठीक है, जब कभी भी आप उससे वर्क करोगे, उसको यूज करोगे, ठीक है, उसको डिप्लॉय करोगे एसेट को, ठीक है, तो वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसेट को तो डिप्लॉय कर दिया पीपीई में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, जो हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है। जब तक कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एम्प्लॉय चाहिए। अब एम्प्लॉय भी यहाँ पर कई तरह के हो सकते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखें
तो 3 तरह के एम्प्लॉयी हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिकल लेवल पे हो सकता है, मैनेजरियल लेवल पे हो सकता है और ऑपरेशनल लेवल पे हो सकता है। सबका अपना-अपना टाइम डिवोशन होता है, सबकी अपनी-अपनी रिपोर्टिंग होती है, ठीक है? कुछ एक के टास्क रिपिटिटिव होते हैं, कुछ एक के नॉन रिपिटिटिव होते हैं, कुछ एक का टास्क एक इंटरनल या एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में होगा, कुछ एक का टास्क हमारे लिए एक्सटर्नल होगा या ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, ठीक है? कुछ एक का में कोई इनोवेशन नहीं होगा, ठीक है? कुछ एक में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होगा, तो ये भी हम लोग अभी आगे डील करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्प्लॉयी की। तो एम्प्लॉयी बेसिकली हमारे पास 3 अलग-अलग लेवल पे हैं, ठीक है? तो अब हम लोग ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से समझते हैं कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन को किस-किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम याज़ाकी की बात करें तो याज़ाकी क्या कह रहे हैं, वी विल क्रिएट अ कल्चर इन व्हिच द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच पर्सन इज रिस्पेक्टेड and all employees are provided with a safe environment in which to engage the satisfying work। ठीक है? किसी भी देखिए एम्प्लॉय के लिए कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहला तो यही आता है कि उसका जो रेनमरेशन है वो इंडस्ट्री के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? और उसके स्किल्स के हिसाब से होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है? कि आप उसको इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप रेनमरेशन प्रोवाइड करिए। इसके लिए अलग अलग लॉज भी गवर्नमेंट वहाँ की लोकल अथॉरिटी या उस तरह की इकोनॉमी ने अपने अपने लिए कुछ वेजेस सिस्टम भी डिसाइड कर रखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी इनकी में भी यही आप देख रहे हो एम्प्लॉय की तरफ में जो इनका स्ट्रैटेजी है या जो गोल है वो ये यही कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉय को सेफ एनवायरनमेंट के साथ उनको ये सेटिस्फाइंग वर्क भी प्रोवाइड करेंगे और ये हर एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला तो रेनमरेशन आता है। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि सेटिस्फैक्शन रेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है? मे बी पॉसिबल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत मोनोटोनस हैं क्योंकि आपको ये टास्क है कि आप किसी मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है? आप उसको किस तरह से चैलेंज की तरह ले रहे हैं या आप कितना इनोवेटिव हैं आप, ठीक है? आप इनोवेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि आप उस काम से बोर हो रहे हैं, ठीक है? आपके ये स्किल्स के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है? एनवायरनमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? ये सारे कुछ एक फैक्टर हैं, तो जहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो प्रॉपर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम रेम्यूनरेशन और सेटिस्फैक्शन के अलावा हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कुछ और चीज़ों को भी सीख करता है, जैसे जॉब सिक्योरिटी की है कि उसको कितने टाइम ड्यूरेशन तक की उसकी जॉब सिक्योर रहेगी। ये सारे कुछ एक मोटिवेटिंग फैक्टर हैं जो एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है? कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन तक की ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन कर सकता है या उसका वर्क कितने दिन तक की अकाउंटेबल रहेगा या उसके लास्ट अचीवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखती है, ठीक है? उसका प्रमोशन एक्सीलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और साथ में हाँ, अगर कोई ऐसे लेबर हैं या कैसे कुछ ऑपरेशनल लेवल के एम्प्लॉय हैं जो रिस्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनका रिस्क फैक्टर भी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो याज़ाकी भी ये सारी चीज़ों को फ़ील करता है, ठीक है? और उन सारी चीज़ों को डिप्लॉय करने की कोशिश करता है। इसके लिए उसने देखिए क्या-क्या चीज़ें करी हैं। इन रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ पर्सनल, याज़ाकी ग्रुप इम्प्लीमेंट पॉलिसी डिज़ाइन टू प्रमोट डाइवर्सिटी, ठीक है? तो ये कुछ एक ऐसे पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट हो, ठीक है? देखिए डाइवर्सिफिकेशन हमेशा एक अट्रैक्शन लाता है, ठीक है? क्योंकि आप जितने भी नए तरह के एम्प्लॉय से मिलोगे जो अलग अलग वर्क कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है और साथ में आपस में ही टीम में भी डेवलप करने में भी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हाँ, इस एनवायरनमेंट को हम दूसरी तरीके से या इस प्रॉब्लम को हम दूसरी तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या इनोवेशन आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन के साथ-साथ इन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या काम कर रखा हुआ है, इन लोग ने स्पेशल एबल पर्सन या जिसको हम लोग डिसेबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है? जो पर्सन स्पेशल एबिलिटी के साथ हैं, उनके लिए भी जॉब अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करी हुई हैं, ठीक है? वो भी धीरे-धीरे करके ये ग्रो करते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, उनको जॉब अपॉर्च्युनिटी का चांस दे रहे हैं।
साथ में ये क्या काम कर रहे हैं कि कुछ एक उनको लगता है कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉय हैं जो काम कर सकते हैं, ठीक है? जो अपने वैल्यूएबल सजेशन या अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, या जिनकी ब्लेंडिंग यूथ के साथ हो सकती है, क्योंकि यूथ जनरली क्या होता है, मिस्टेक करता है। लर्निंग एक कंटीन्यूअस फिनोमेना है, हमें पता है, और धीरे-धीरे ही लर्निंग आती है। जैसे-जैसे हम किसी टास्क को एक्सपीरियंस करते हैं और उसको हैंडल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत हैं और इस टास्क को हमें ऐसे करना चाहिए था, या आप में भी पॉसिबल टास्क को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए चैलेंज ये होगा कि हम क्या उसको कम टाइम में कर सकते हैं, या कम मैन पावर में कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिसोर्स से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? आप एक बार में अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते, आपको बाय द टाइम धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके उसमें इम्प्रोवाइज़ेशन चाहिए होता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे भी ब्लेंडिंग करी हुई है। इन्होंने यहाँ पे चेक करा हुआ है कि कुछ एक बुज़ुर्ग लोग जो हैं, जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद काम कर सकते हैं, जो खुद से विल हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी इन्होंने जॉब अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करी है। इसी के साथ ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन का सिस्टम भी इनके पास है, ठीक है? हमें ये भी पता है कि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आईटी इनोवेशन के साथ-साथ ऐप में भी हमें लगातार मोबाइल इंडस्ट्री में या ऐप के बेसिस पे या डेटा कलेक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में बहुत, या एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होता जा रहा है। जैसे आज की डेट में मैं ये कोरोना के ही ड्यूरेशन में मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? और ये मेरे लिए एक नया इनोवेशन है, मेरे लिए एक नया तरीका है, जो इसको मैं भी पॉसिबल पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है? और ये प्लेटफॉर्म भी बहुत पुराना नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत 10 साल पुराना है, ठीक है? तो जो आज की रिक्वायरमेंट थी, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म का मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास जब कभी भी कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, ठीक है? तो अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आपके अपने एम्प्लॉय या जो आपके वैल्यूएबल एम्प्लॉय हैं, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि उसके लिए वो अच्छा काम कर सकें, अच्छे रिजल्ट दे सकें, ठीक है? अगर आप ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी पे या उनके आउटपुट पे, ठीक है, इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो आप उनको ट्रेन करोगे, ठीक है? ट्रेनिंग के साथ साथ आप उनका इवैल्यूएशन भी करोगे, ठीक है? इवैल्यूएशन का क्या मतलब है कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन किसी भी पैरामीटर पे हो सकता है, वो टाइम बेस पे हो सकता है, क्वालिटी बेसिस पे हो सकता है, कॉस्ट बेस पे हो सकता है, ठीक है? या मे बी स्किल बेस पे हो सकता है, वो उसके एन नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं। आप जितने डेप्थ में जाओगे, मे बी पॉसिबल हर में आपको फर्दर क्लासिफिकेशन मिले, ठीक है? तो आप इवैल्यूएशन देखोगे, ठीक है? उस पे कुछ मार्किंग करोगे कि स्ट्रॉन्ग ज़ोन क्या है एम्प्लॉयी के, वीक ज़ोन क्या हैं, ठीक है? अभी उसको कितना टाइम लगेगा लर्निंग में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप उसका पैटर्न बनाओगे। फिर इसी तरह हमारे लिए क्या है, एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्क प्लेस हमें क्रिएट करना है, ठीक है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का सेकंड होम होता है, वो ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवोट करता है डेली बेसिस पे। अगर हम 5 डे की बात करें, तो यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट 40 to 50 आवर वीकली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो ये जो वीकली आवर्स हैं या डेली आवर्स हैं, ये उसके लिए एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ताकि वो बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सके। अब आज की डेट में भी आप देखते हो, जो इनोवेटिव कंपनी है, जहाँ इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? आप उन कंपनीज के अगर आप देखोगे, वर्क कल्चर को देखोगे, तो आप देखोगे कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कॉफी डिस्पेंसर भी लगा रखा हुआ है, चॉकलेट डिस्पेंसर भी लगा रखा हुआ है, योगा भी है, मेडिटेशन भी है, हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? मे बी पॉसिबल उनके वार्ड के लिए किंडर गार्डन भी अवेलेबल होगा, जहाँ पर वो अपने वार्ड के साथ, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, ठीक है? और उनके साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल स्पा है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? ताकि एम्प्लॉई बोर ना फील करे। मे बी पॉसिबल जब उसका वर्क करने का मन है, ऐसा नहीं है कि उसको 8 आवर्स या 10 आवर्स जितना भी दे रहा है, वो लगातार काम करते हुए दे रहा है, ठीक है? तो उसको भी कुछ चेंजेस चाहिए, अगर वो जितनी चेंजेस अगर लाएगा, वो उतना ही जल्दी मे बी पॉसिबल फ्रेश हो सकता है, और फ्रेश होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट
बढ़ जाएंगे। ठीक है, मे बी पॉसिबल अगर आप टाइम बेसिस पे काउंट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ये लगे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन का आइडल टाइम जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको एफिशिएंसी के बेसिस पे देखोगे, ठीक है, और एम्प्लॉय को मोटिवेशन के साथ, तो हो सकता हो कि एफिशिएंसी के रेट में वो हाई हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेंडली वर्कप्लेस क्रिएट करना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोवाइड करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी एक बड़े फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे हो सकता हो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो उनको प्रॉपर मेंटेन कराना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ लाइफ हो सकता है एम्प्लॉय के साथ या लेबर के साथ। ठीक है, हमें वो भी चल देखना है। साथ में अगर आप कुछ एक ऐसे इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर जो हजार्डियस है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है या टबैको इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आपको उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। अगर पेस्टिसाइड कंपनीज हैं स्पेशली, ठीक है, या कोई केमिकल फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं कि ये हेल्थ पैरामीटर्स आप सिर्फ इन्हीं एक पर्टिकुलर सेक्टर कंपनीज में रखें। ठीक है, आजकल के वर्क स्ट्रेस को देखते हुए जनरली आप देखोगे जो वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ पर आपको साइकेट्रिक भी प्रॉपर मिलेगा, मेडिकल टीम भी मिलेगी, ठीक है, जो उनसे उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं कि आपके वर्क में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस की वजह से आप किन किन चीज़ों को मीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्या इश्यूज आ रहे हैं, आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अभी रिसेंटली लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एक मीटिंग में फेंट हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्योंकि इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा काम करा, मे बी पॉसिबल उनकी हेल्थ उतनी उस समय उनका साथ ना दे रही है। ठीक है, तो आपको अगर बहुत एक्सेसिवली वर्क कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी पे वो कहीं ना कहीं या आपकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा, और अगर वहाँ पर वो इम्पैक्ट कर रहा है तो आपके लिए फिर एक इशू आएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय हाँ सबसे बड़े एसेट होते हैं, इवन मशीन से भी ज़्यादा एसेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट वो मशीन को प्रोसेस करते हैं या मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, और यही प्रोसेसर ही अगर अच्छा ना हो, ठीक है, तो आपको आउटपुट कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा, भले ही आपके चाहे जितने इनपुट हो। ठीक है, तो आपको उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना है। अभी वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको बता रहे थे कि यानी कि आप और एम्प्लॉय की अपनी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे बहुत एक्सेसिवली काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, ठीक है, जिससे उसकी पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज़ें भी उसके साथ इंटरमिंगलिंग हो रही है। सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय की तरफ आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें भी हैं। वी विल पुट आवर कस्टमर फर्स्ट। अच्छा, ये कस्टमर के लिए आ गया है। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कस्टमर। अच्छा, कस्टमर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टमर से ही हमें रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, और कस्टमर कभी भी बेवकूफ़ नहीं होता, यानी वो मार्केट में हमारे पास सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर आप उस क्वालिटी का या उस रेट पे प्रोडक्ट आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो कस्टमर तुरंत ही सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर जाएगा। ठीक है, तो आपको कस्टमर के लिए भी ध्यान में रखना है कि आप कस्टमर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना चाहोगे, ठीक है, कि जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फील कर सके, प्रोडक्ट को ईजी टू यूज़ हो। ठीक है, आप उसको कस्टमर को अवेयर कराने की कोशिश करोगे कि आपके प्रोडक्ट को हैंडल कैसे करें, अगर खास तौर से मैकेनिकल कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, या मे बी पॉसिबल आपके कस्टमर ही कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उसको रन कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, शट डाउन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इनके लिए उनको प्रॉपर एजुकेशन ब्रोशर या एसओपी, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। कस्टमर से हमें फीडबैक भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि फीडबैक लेते ही रहने से, क्योंकि कस्टमर भी डायनामिक होता है, मे बी पॉसिबल वो अभी किसी चीज़ को पसंद कर रहा है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए या टेस्ट चेंज हो जाए, तो उसमें क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। वो इम्प्रूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, तो क्वालिटी में हो सकता है, प्राइसिंग में हो सकता है, पैकेजिंग में हो सकता है, टेस्ट में हो सकता है, जोग्राफिकल रीचेबिलिटी में हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरह में हो सकता है, शेप में, साइज में, परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो ये सारी ये चीज़ें हैं जो आपको कस्टमर के लिए ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये कस्टमर है। ठीक है, जहाँ पर आपके कस्टमर से आप कुछ इनपुट्स लोगे। ठीक है, उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखोगे कि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको उनको क्या क्या प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर हो गया। बिजनेस पार्टनर, ठीक है। बिजनेस पार्टनर के लिए अभी जैसा बताया था कि आपको अपने गोल्स को, अपनी पॉलिसीज को उनके साथ अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके इक्वल कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। अभी जैसा बताया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, यानी आप प्रॉपर नोटिफिकेशन करोगे। अगर इन केस अगर आप लास्ट मोमेंट में पैनिक बाइंग करोगे तो मे बी पॉसिबल आप क्वालिटी से या प्राइस से कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो इसलिए क्या है कि जो आपके गोल्स होने चाहिए प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को डिस्क्लोज करोगे। अच्छा, बिजनेस पार्टनर से यहाँ पर हमारा सिर्फ यही मतलब नहीं है कि जो हमारे सप्लायर हैं सिर्फ वही बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपकी लॉजिस्टिक कंपनी हो सकती है, जो आपके डीलर्स हो सकते हैं, C&F हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि अल्टीमेट इन्हीं के थ्रू हमारे, या तो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इन्हीं के थ्रू हम ये प्रोडक्ट अल्टीमेट कस्टमर तक ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं। फिर तो हमें अपने जो उनके साथ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ भी कई तरह की हो सकती हैं। पॉलिसीज़ रॉ मटेरियल की क्वालिटी से हो सकती हैं, पेमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसीविंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं कि आप किस तरह से रिसीविंग करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे और साथ में हम उनको कोशिश करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। जितना ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। उतना कम इशू आएगा, ठीक है। तो जितने भी डायलॉग्स होने चाहिए कस्टमर, सॉरी, बिजनेस पार्टनर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और शेयरिंग बेसिस पे होने चाहिए। अब आजकल के डेट में हम ERP का यूटिलाइजेशन करके ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से डिस्क्लोज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं with proper security restrictions, ओके। तो ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर लोकल कम्युनिटी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप सेटअप करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए उस इकोनॉमी की गवर्नमेंट बेसिकली क्या काम करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करती है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हो या आप एक फैक्ट्री रन करोगे, ठीक है, तो आप तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में ही उसको स्टार्ट कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब कभी भी हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज जनरेट करी जाती हैं तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्रिएट करी जाती हैं। और ये एक तरह से अच्छा मोटिवेशन भी है क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे रिमोट एरिया होते हैं जो अभी डेवलप नहीं होते, ठीक है। आप बहुत सारे फैक्ट्रीज के नाम सुनोगे जो उस पर्टिकुलर में जाना जाता है, जैसे जामनगर रिफाइनरी ऑयल, ठीक है। तो जामनगर अभी तक की फेमस नहीं था, जैसे ये रिलायंस ने और रिफाइनरी के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करा तो ये सडनली पॉपुलर हुआ, ठीक है। ठीक है, तो कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जो आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही ओपन कर सकते हैं, या कुछ एक ऐसी इंडस्ट्री होगी, ठीक है, जिनको आप मे बी पॉसिबल सिटी में भी कर सकते हो। जैसे कोई ऐसी सर्विसेज है जो लीगल से रिलेटेड है, ठीक है, या IT से रिलेटेड है, या जो नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं, मे बी पॉसिबल वो सिटी में भी हो सकती हैं। उनके लिए हाँ, हेल्थ हेल्थ सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, लीगल सेक्टर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मे बी पॉसिबल सिटी में भी हो सकती हैं, ठीक। तो जब कभी भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, और गवर्नमेंट उसको हालांकि सब्सिडाइज रेट पे भी प्रोवाइड करती है। उन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगी कि हम ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बूस्ट करें, ठीक है, ताकि वो बहुत आसानी से उन सेटअप को कर सके, क्योंकि इसका अल्टीमेट फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होना है। गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। जिस जगह पे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंप्रूव होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में क्या आता है, जनरली हमारे पास रोड आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वाटर सप्लाई आएगा, हाउसिंग आएगा, स्कूलिंग आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक एरिया से ही आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में गवर्नमेंट भी इसी तरह हेल्प भी करती है, ठीक। तो अच्छा, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बिल्कुल रिमोट एरिया पे अपने आप को सेटअप कर रहा है, ठीक है, तो वो लोकल कम्युनिटी के लिए भी काम करेगा।
जनरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ गवर्नमेंट ये डिस्कस भी करती हैं कि अगर आप इस जगह पर अपना सेटअप करोगे तो आप 50% या 60% जो इस लेबर क्लास का एम्प्लॉय है वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी का होना चाहिए, ठीक है, या आप इनके लिए स्कूलिंग दोगे या इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन दोगे, तो ये सभी के लिए एक हेल्पफुल है, उस सोसाइटी के लिए भी एक हेल्पफुल है, ठीक है। वहाँ पे उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट के चांस मिलते, कोई ज़रूरी नहीं कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आपका उसी से रिलेटेड हो, कुछ एक एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका एक फैक्ट्री सेटअप है जो बहुत रिमोट एरिया पे है, रूरल एरिया पे है, ठीक है। अब वहाँ पे मे बी पॉसिबल बहुत सारे डेलीगेट्स ऐसे आते हैं जो फॉरेनर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ टास्क उस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ठीक है। या मे बी पॉसिबल कि कुछ एक डेलीगेट्स आते हैं जो उस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो मे बी पॉसिबल वहाँ पर होटल इंडस्ट्री भी थोड़ा फ्लरिश कर सकता है, हालांकि गेस्ट हाउस भी वो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रिपेयर करेगी, ठीक है, वहाँ पे भी उसका गेस्ट हाउस भी इस्टेब्लिश करेगी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों का अब मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो इस केस में आपको वहाँ पर हर चीज़ की सप्लाई उसी के अकॉर्डिंगली मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो सप्लाई किसी भी तरह की हो सकती है, वो डेली ईडेबल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है, और स्कूलिंग भी हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है, कम्युनिटी सेंटर्स भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोकल कम्युनिटी की तरफ भी हेल्प करते हो। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और लोकल कम्युनिटी में देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप यही है कि जब कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करते हो किसी भी रिमोट एरिया में, ठीक है, या किसी भी एक रूरल एरिया में या किसी भी एक अर्बन एरिया में, तो जनरली ये होता है कि आप ज़्यादातर जो मैन पावर पिकिंग करते हो, ठीक है, वो उसी एरिया से ही पिकिंग करते हो, और उसके लिए फिर क्या होता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होता है। और दूसरी चीज़ अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को भी डेवलप कर रहे हो, ठीक है, यानी रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, स्कूलिंग है, मेडिकल फैसिलिटी है, हेल्थ चेकअप है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, मे बी पॉसिबल पार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे डेवलप करोगे, ठीक है, तो आपकी एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करेंगी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ये सारे कुछ एक रेफरेंसेस है, लेकिन रेफरेंसेस करने से पहले मैंने कुछ और पॉइंट्स भी याज़ाकी के रेफरेंस पे नोट कर रखे हैं, वो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बिजनेस पार्टनर से हम लोग किस तरह से चीज़ों को डील कर सकते हैं, तो याज़ाकी ने क्या काम करा हुआ है कि ये जब कभी भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, जो इनके बिजनेस प्रमोटर्स हैं, ठीक है, या जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनके साथ उस मीटिंग की फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हैं या उनको इनवाइट करते हैं, ठीक है। ये मटेरियल के लिए अपनी क्वालिटी मैनुअल को पब्लिश कराते हैं, साथ में उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके लिए सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा याज़ाकी ज़्यादातर किस चीज़ें से डील कर रही है कि ये वायर हार्नेसेस हैं, तो वायर हार्नेस का क्या क्या मतलब है, आप जेसीबीज में या किसी हैप्पी इक्विपमेंट को लिफ्ट करने में या किसी भी चीज़ों को लिफ्ट करने में यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर उनकी क्वालिटी का या उनका जो ओर का कॉम्बिनेशन है कि वो आयरन का होगा या जिस भी मेटालिक का होगा, तो वो प्रॉपर होना चाहिए, वो उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो उनका जो क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है या क्वालिटी का प्रोडक्ट का जो साइज़ होना चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए, वो प्रॉपर डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात करते हैं, अपने रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, जो भी इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है। और ये साथ में क्या काम करते हैं, बिजनेस आइडियाज़ को भी आपस में एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने बिजनेस को ये किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए ये इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन कंजर्वेशन का काम करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में इनके कई सारे चीज़ें हैं, जैसे याज़ाकी के लोग ने पर्टिकुलर वॉलंटियर यहाँ पर है, ठीक है, वॉलंटियरली कुछ एम्प्लॉयज़ को से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे आएँ, वहाँ की लोकल कम्युनिटी में जो भी लोग हैं उनके वार्ड्स को एजुकेशन प्रोवाइड करें या उनको नई कुछ एक्टिविटीज़ में हेल्प करें,
इस तरह के यहाँ इंडिया में भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, CSR एक्टिविटीज़ को जनरली हम इनको बोलते हैं। विप्रो हैं, ठीक है, TCS है, इन्फोसिस है, ठीक है, ये सारी लोग हैं जो जिनके जनरली स्कूल्स हैं या इनकी फाउंडेशंस हैं जो ज़्यादातर ऐसे जगह पे सेटअप हैं जो बेसिकली रूरल हैं। जैसे विप्रो का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या काम करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल हैं इनके जहाँ पर ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी टीचर्स के साथ, ठीक है। तो आप कम्युनिटी के लिए इस तरह से काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए याज़ाकी ने काफ़ी काम करा है, फॉरेस्टेशन करे हुए हैं, नए ट्रीज लगा रखे हुए हैं, ठीक है। साथ में इन्होंने कुछ एकेडमी खोली हुई हैं, ठीक है। वो एकेडमी किस तरह की, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डील करती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स को इनकरेज करती हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने साथ में प्लास्टिक का या गार्बेज का पिकिंग भी करा हुआ था, ठीक है। जितने वेस्ट मटेरियल हैं बीचेस पे या फॉरेस्ट में उनको पिक करके उसका रिसाइकल करने में हेल्प करी हुई थी। किंडन गार्डन ये चलाते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स ये रन करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लोकल कम्युनिटी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट का सही प्लेसमेंट करते हैं, उनके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये हर एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर सकें, ठीक है, और उस तरह से उनको क्रिएट करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनका खुद का डेवलपमेंट हो, यानी उनका रेनमरेशन है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके लिए फ्लैक्सिबल सिस्टम प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन याज़ाकी इनके साथ डील कर रहा है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टेक होल्डर को रन करने के लिए इन सारी एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे कुछ एक रेफरेंसेस हैं। इस रेफरेंसेस में मैंने याज़ाकी कॉरपोरेशन की वेबसाइट से कुछ डेटा कलेक्ट करा हुआ है। साथ में आपको एक PDF मिल जाएगी जहाँ पर ये सारी चीज़ें समराइज़ वे में हैं, तो आप इस साइट को ज़रूर विज़िट करिए। या एक रेफ़रेंस के तौर पे आप देखिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन अपने स्टेक होल्डर के लिए क्या-क्या पॉलिसीज़ बना रहा है, तो उससे आपको थोड़ा फेयर आइडिया मिलेगा। ठीक है? और साथ में कुछ बुक्स हैं जो मैंने लिस्ट कर रखी हैं। आज के लिए क्लास फर्स्ट सेशन था ये, जिसमें हम लोगों ने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वारी होती है तो मेल आईडी मेंशन है, ठीक है, आप उस मेल आईडी पे सेशन के नंबर के साथ क्वारी सेंड कर सकते हैं। एज सुन एज मैं जैसे ही उन क्वारीज को डील कर सकता हूँ करूँगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करूँगा। ऑल्दो ये सेशन लाइव भी रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग दोबारा डिस्कस भी करेंगे। तो क्लास आज के लिए तय। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।